Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will focus on the Indian political thought, in which we will focus one of the most prominent, greatest political as well as literary person, रविन्द्रनाथ टैगोर. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में. आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट या भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम एक महान चिंतक, जो कि सिर्फ एक चिंतक ना होके एक कवि भी हैं, एक फिलोसोफर भी हैं और एक ऐसे दिग्गज चिंतक हैं जिनके बिना भारतीय चिंतन को नहीं समझा जा सकता, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ, जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर या गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है. तो जैसा कि हम जानते हैं, या मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चिंतक को समझने के लिए, उसकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, और यहां तक कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को समझना है तो उनकी जो पोएट्री है, उनकी जो फिलॉसफी है, उनके आसपास का माहौल है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है. तभी हम उनको समझ पाएंगे. उनके जो इंटरप्रिटेशन, क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड थिंकर हैं, इतने आसानी से इनको नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इनके मल्टी डायमेंशनल हैं, क्योंकि एक सिर्फ दिशा में नहीं सोचते थे, ये एक ही साथ तमाम सारी दिशाओं में सोचते थे और एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन के साथ. जिस तरह से अगर हम देखें तो ईस्ट में अगर हम जाएं तो रविन्द्रनाथ टैगोर इस तरह के बड़े थिंकर हैं, और वेस्ट की तरफ जाएं तो लाहौर से जब इकबाल होते हैं, इकबाल भी ऑलमोस्ट ऐसी ही चीजें सोचते हैं. वो भी पोएट हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, और काफ़ी सिमिलरिटीज भी है. अगर रविन्द्रनाथ टैगोर और इकबाल में देखें तो इकबाल भी यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर भी यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं. दोनों ही नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं. थोड़ा अंतर है कि इनका यूनिवर्सलिज्म जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर का यूनिवर्सलिज्म अगर हम देखें तो वो यूनिवर्सलिज्म जो है वो किसी रिलीजन्स पे बेस्ड नहीं है, और कहीं ना कहीं वो एथिज्म की तरफ भी जाता है, या किसी पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड नहीं है, वो पूरे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है. ऑल्दो अगर हम इकबाल का भी देखें तो वो भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ साथ वो इस्लाम को भी जोड़ते हैं. तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं अपने थिंकर टैगोर की लाइफ पे, उनके जीवन पे, कि जीवन उनका कैसा बीता और जीवन कहाँ पे है. तो सबसे पहले born on 7th May 1861 in कैलकाटा. उस समय कोलकाता जो था वो प्रेसिडेंसी था, जिस तरह से कह सकते हैं कोलकाता प्रेसिडेंसी का एक, और इस समय जो इंडिया था उसकी कैपिटल भी था कोलकाता, क्योंकि हम जानते हैं कि नई दिल्ली हमारा कैपिटल कब बनता है, 1911 में. 1911 में ब्रिटिशर्स ने ही कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट करके इधर पे लाई, क्योंकि उससे पहले लगातार स्ट्रगल चल रहे थे मुगल पीरियड के साथ. मुगल जो रूलर थे, उसके अलावा जो रूलर थे, वो सारे रूलर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ. सबसे पहली टेरिटरी जो ब्रिटिशर्स ने एक्वायर की थी वो कोलकाता थी. ये कोलकाता या वेस्ट बंगाल कहेंगे या बंगाल कहेंगे, उस समय तो वेस्ट बंगाल भी नहीं था, बंगाल था जो. तो बंगाल प्रेसिडेंसी जो था, उस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ये पैदा होते हैं. अब क्योंकि उस समय जो इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स का सबसे अधिक पड़ता है वो बंगाल पे ही पड़ता है, तमाम सारे उस समय इंटेलेक्चुअल्स जो निकलते हैं वो बंगाल से ही निकलते हैं. अब इनकी जो माता का देहांत, हिज मदर डाइड व्हेन ही वाज टू यंग, तो बहुत छोटे उम्र में इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, और ये 14वीं संतान थे. इनके घर में 14 बच्चे थे, उसमें से ये काफी नीचे के छोटे थे, नीचे सबसे छोटे ये व्यक्ति थे, और इनसे छोटी एक बहन थी. लेकिन अब माताजी के देहांत के बाद इनके जो पिताजी थे वो भी काफी बड़े बिजनेसमैन थे, और इनके दादाजी जो थे वो और भी बड़े बिजनेसमैन थे. कह सकते हैं दादाजी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन थे. पिताजी का मोह थोड़ा सा भंग हो जाता है, और वो बिजनेस और जो प्रॉपर्टी है उसकी जगह पे वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं. तो स्पिरिचुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ लिया था कि एक ही गॉड है. उस गॉड को सर्च करने के चक्कर में, और उस समय जो ब्रह्म समाज मूवमेंट चल रहा था, ब्रह्म समाज मूवमेंट राजा राम मोहन राय उनके द्वारा चलाया गया, जिनको हम जानते हैं सती प्रथा का विरोध करते हैं, विधवा विवाह की बात वकालत करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं. तो राजा राम मोहन राय एक बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, क्योंकि
राजा राम मोहन राय जो आम लोग थे उनके बीच में तो बहुत बुरी स्थिति थी, उनको कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक ऐसी कुप्रथा जिसको जो उस समय के भारतीय थे उनके अंदर लगता था कि बहुत महान प्रथा है कि जो उसका किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसके साथ उसको चिता में जला देना। कुछ लोग वॉलेंट्री करते थे लेकिन ज़्यादातर लोगों को फोर्स करके किया जाता था, और रोते बिलखते जो औरतें थी उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा से काफ़ी प्रभावित होकर राजा राम मोहन राय जो बहुत इंटेलेक्चुअल थे उस समय, जो जर्मी बेंथम जिनको हम पढ़ते हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का कोई लॉ बनाइए कि यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, और लीगल तरीके से इसको ख़त्म करवाते हैं और इंटरफेयर करते हैं इंडियन सोसाइटी में। इसलिए उनका राजा राम मोहन राय का काफ़ी बाइकआउट किया जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में उनका काफ़ी, तो ये भी इनके पिताजी भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे और वो उनके काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर काम वो या तो स्पिरिचुअल चीज़ों में या सोशल चीज़ों में टाइम देते थे, तो इनके पास टाइम नहीं था। घर में ही इनको पढ़ाया जाता है, और तमाम तरह से अगर हम देखें कि इनका जो आइडिया है, बचपन से ही नौकरों के बीच में एक बड़ी सी हवेली है इनकी, कोलकाता के अंदर अभी भी है, जरासंखो कहते हैं। तो आप बहुत से लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं इनकी हवेली में, और अभी भी काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम वहाँ पे जरासंखो में होते हैं। हिज फादर देवेंद्रनाथ टैगोर यूज्ड टू ट्रैवल वाइडली, जो हमने बताया। ही वॉज एजुकेटेड एट होम, ये भी हमने बता दिया आपको। एट 17 ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड। अब इनके घर में जो लोग थे काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, और तमाम तरह के लोग उस समय जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं इनके घर में उठना बैठना होता था, और जितने भी बड़े कलाकार या लिटरेरी पर्सन थे उनके घर में आना जाना होता था इनसे काफ़ी। और इनके घर के ऑलमोस्ट सारे भाई बहन इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड थे, और हर एक जो व्यक्ति था वो किसी न किसी चीज़ में, जैसे इनके बड़े भाई बड़े म्यूजिशियन थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें कंपोज की। इनके जो दूसरे भाई जो थे वो पेंटर थे। इनकी जो छोटी बहन थी नॉवेलिस्ट थी, उस समय वो नॉवेल लिखती थी और लोग पढ़ते थे। तो पूरा जो खानदान था वो काफ़ी इंटेलेक्चुअली साउंड था, और सभी लोग एक दूसरे की मदद भी करते थे। और 17 साल की उम्र में इनको भेज दिया जाता है इंग्लैंड पढ़ने के लिए। ऑल्दो ये पढ़ते समय वहाँ पे जब पढ़ने तो जाते हैं, बैरिस्टर भी बनने जाते हैं, लेकिन लिटरेचर की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा जाता है, और लिटरेचर से फिर ये इंग्लिश लिटरेचर को ज़्यादा नहीं समझ पाते, और फाइनली वो आ जाते हैं विद इन ईयर, वहाँ से छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ के कल्चर को ये नहीं समझ पाते, और तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए वो वापस आ जाते हैं। हाउएवर ही रिटर्न बैक इन द ईयर। एट द एज ऑफ 18 ही हैड रिटन 7000 लाइन्स ऑफ वर्स। इसके बाद एक ही साल के अंदर 7000 लाइन्स का वर्स लिखते हैं, कि लिखना इतना पसंद था इनको कि वो लिखते ही रहते थे। और अगर देखा जाए तो इनके पास टाइम भी बहुत था, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि बड़ा बिजनेस था लेकिन उसको चलाने के लिए बहुत से लोग थे, ऑल्दो उनके पिताजी उसको नहीं चलाते थे। अब इन्होंने जो बैलेंस बनाया काम का और अपने लिटरेरी थिंकिंग का या आइडियाज का, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको हम देखते हैं। ही वॉज जस्ट नॉट अ पोएट बट ऑल्सो एन एक्टर। अब इन्होंने तमाम तरह के कविताएं भी लिखी, पोएट हैं, कवि भी हैं, कलाकार भी हैं, क्योंकि ये नाटक भी लिखते हैं, प्ले राइट, नाटककार भी रहते हैं, प्रोड्यूसर भी खुद प्रोड्यूस करते थे नाटक को, या म्यूजिशियन जो संगीत भी दिया। आज भी कोलकाता के अंदर या बंगाल के अंदर आज अगर आप जाएंगे तो तमाम सारे रेड लाइट्स के जो हैं या जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उस पर रवींद्र संगीत बजता है, या रवींद्र संगीत उनके कल्चर का एक पार्ट बन गया है। पेंटर भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, क्योंकि एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं अभी भी अगर देखेंगे तो एजुकेशन पे। इसके अलावा कल्चरल रिफॉर्मर भी थे, सांस्कृतिक चीज़ों में रिफॉर्म भी लाए। फिलोसफर, दार्शनिक, नॉवेलिस्ट जो नॉवेल भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं, एंड क्रिटिक ऑफ लाइफ, जीवन के क्रिटिक भी हैं, पॉलिटिक्स भी करते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में इनकी पकड़ रहती है। और इस पकड़ की वजह से ही जीवन के हर क्षेत्र को लोग इनको नाइटहुड की उपाधि भी मिलती है। नाइटहुड जो सबसे बड़ा सम्मान होता था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो दिया जाता है, क्योंकि इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के लिए। उस समय जब कोई और इतना नहीं सोच सकता था, तो सोचने का, आज के समय में भी लिटरेचर नोबेल प्राइज बहुत कम इंडियंस को मिला है। उनमें से एक ये है, इनकी लेख की जो होती थी, इनकी जो राइटिंग्स होती थी, इतने अच्छे स्टैंडर्ड्स की होती थी, या इतना बड़ा स्टैंडर्ड था